ये हो गया आपका। मैप पे बना लिया था आपने? दिखाइए। बना लिया आपने? So next question is, does India have a high risk of earthquake? Answer is yes. क्वेश्चन लिखिए। Does India have a risk of earthquakes? Answer is yes. अगला सवाल लिखिए। Find out which region is more vulnerable to earthquake. Find out which region is more vulnerable to earthquake. ठीक है, चलो इसका आंसर देखो। सो दिस इज अर्थक्वेक मैप ऑफ इंडिया। मैं आपको इसको पढ़ना सिखाता हूँ। जो सबसे लाल है दैट इज हाईली डेंजरस रीजन। कहाँ दिख रहा है? पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट, फिर हिमालय वाला रीजन, और थोड़ा सा यहाँ भी दिख रहा। ठीक है, बाकी और कहीं रेड नहीं है। जो ग्रीन है वहां पर अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत कम, ये नहीं कि नहीं आ सकता है, चांसेस बहुत क्या है, कम। कहाँ है ग्रीन? थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज और येलो। तो रेड के बाद ऑरेंज वाला रीजन, रीजन ऑरेंज के बाद येलो वाला रीजन। तो कहने का ये मतलब है, इस मैप को देखकर क्या पता चलता है? सब रीजन क्या समान रूप से वल्नरेबल है? नहीं, कुछ रीजन ज्यादा है, कुछ रीजन कम है। तो आंसर लिखो। लिखो विच इज मोर वल्नरेबल। अभी तो देखा मैप पर, इतना जल्दी भूल जाएंगे क्या? विच रीजन्स आर मोर वल्नरेबल? लिख लिया हमने रीजन? कौन कौन सा? हिमालय, नॉर्थ ईस्ट, थोड़ा सा गुजरात, ठीक है, और जहां हम रहते हैं वहां इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। अब ब्रैकेट में लिखना जोन 4 एंड जोन 5। ये हो गया टेक्निकल आंसर। दोनों ही डेंजरस हैं, बट उनसे में भी ज्यादा डेंजरस कौन है? जोन 5। और जोन 5 में कौन रहता है? जोन 5 में कौन रहता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कल की क्लास में आपको ये भी पढ़ाया गया था, हिमालय कैसे बनता है। हिमालय कैसे बनता है? कन्वर्जेंट बाउंड्री पर और कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बाउंड्री पर। तो यहाँ पर देखो, फोटो भी बना के दिखाया गया है। दोनों आया और मुड़ गया। ठीक है, अगला सवाल लिखो। Why humans lives are at risk? Why
Human life are at risk. Why humans lives are at risk? लोग मरते अर्थक्वेक के कारण है। अच्छा, लोग अर्थक्वेक के कारण नहीं मरते हैं, मरते किसके कारण है? बिल्डिंग गिरने के कारण, अर्थक्वेक के इफेक्ट के कारण। क्या क्या लिख सकते हैं? बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन इन वल्नरेबल एरियाज, यूपी, बिहार, ठीक है, उत्तराखंड, इन सब में पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा। मान लो कोई नहीं रहता, लोग मरता? नहीं मरता। व्हाई लाइव्स आर एट रिस्क? बिल्डिंग किससे पूछ के बनाते हैं? इंजीनियर से या खुद का दिमाग लगा के? हाँ, 4 रूम उधर निकाल लेना, 5 रूम उधर निकाल लेना, 4 को भाड़े पे लगा देना, है ना? तो बिल्डिंग्स आर नॉट अर्थक्वेक रेसिस्टेंट। बिल्डिंग्स आर नॉट अर्थक्वेक रेसिस्टेंट। ठीक है। उसके बाद अर्थक्वेक आता है तो लोगों को पता नहीं होता है क्या करना होता है। तो लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड अवेयरनेस, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड अवेयरनेस, बस इतना काफी है। वो जरूरी नहीं है आपके लिए, ये 3 काफी है। एग्जाम्पल ऑफ अर्थक्वेक एक दिया हुआ है बुक में। मेजर अर्थक्वेक इन गुजरात इन 2001, भुज में आया था ये, बड़ा कष्टदायी था। ठीक है। तो इसके पीछे के क्वेश्चंस कर लिए हमने, है ना? वी हैव डन दिस। नेक्स्ट, एंशियंट लिटरेचर एंड अर्थक्वेक्स। एंशियंट लिटरेचर एंड अर्थक्वेक्स। जैसा हम अभी अर्थक्वेक को भूकंप बोलते हैं, पहले भी यही बोला जाता था, भूकंप। लिखो जैसे लिखा हुआ है, भूकंप। वराहमिहिर ने अपने किताब में बृहत संहिता, उसमें ये बताया है कि जो विंड, रेन, क्लाउड्स, एनिमल एलिमेंट्स को देखकर अर्थक्वेक्स। तो इनका नाम और इनके किताब का नाम। ठीक है। वराहमिहिर के किताब का नाम बृहत संहिता। बृहत संहिता में उन्होंने क्या बोला? हवा, पानी, क्लाउड्स, प्लैनेट्स को मूवमेंट को देखकर और एनिमल बिहेवियर को देखकर हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अर्थक्वेक।
ठीक है, बाकी कहानी पढ़ लेना। एक लाइन बस उस किताब के बारे में याद रखना कि किताब जो है वो अर्थक्वेक कैसे प्रेडिक्ट कराता है। हवा, पानी, एनिमल बिहेवियर, थंडर, प्लानिटरी मूवमेंट्स, मतलब सब नेचुरल चीजों को देखकर प्रेडिक्शन करना। अब ना सैटेलाइट है, तब थोड़ी ना सैटेलाइट हुआ करता था। ठीक है। खैर अर्थक्वेक तो हम आज भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जापान इज फास्टेस्ट, 8 सेकंड पहले अर्थक्वेक प्रेडिक्ट कर सकता है। 8 सेकंड में अगर बच सको तो बच सको, वही है सबसे फास्ट। अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। सबसे खास बात इसकी यही है, इसीलिए लाखों जाने जाती है। जापान 8 सेकेंड्स, फास्टेस्ट प्रेडिक्शन टिल डेट। नेक्स्ट, लुक carefully at this photograph and answer the following questions. What do you think caused this situation? What could that gray powder be? What does it tell us about Earth's internal forces? What could have caused this situation? बोलिए। वोल्केनिक इरप्शन, वही हो सकता है। नहीं से ग्रे पाउडर आएगा नहीं। बिना पढ़ाए पूछा है। ठीक है, ऊपर नहीं है कहीं लिखा हुआ। So what are these gray powders? The leftovers of volcanic eruptions. This one is important. What does it tell us about Earth's internal forces? बताइए। कोई चीज धरती के बाहर से, धरती के अंदर से फट के बाहर निकल रहा है, तो उससे हमें अर्थ के इंटरनल फोर्सेस के बारे में क्या पता चलता है? अरे इट विल बी वेरी स्ट्रांग। और क्या, 9 लेवल पर तो यही लिखोगे ना। वोल्केनो का मैप नहीं डाला क्या मैंने? जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ है। ठीक है, वोल्केनो देखे होगे ना। हाँ, नहीं तो पिक्चर देख लेना एक बार। अब उसको इधर से इधर लाएंगे, समय बीत जाएगा। पिक्चर देख लेना एक बार वोल्केनो। नेक्स्ट, डोंट मिस आउट।
कहाँ है ये? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। क्या है ये? इट्स अ मड वोल्केनो। जनरली वोल्केनो जब फटता है तो जो पाउडर्स हैं वो उड़कर दूर दूर जगहों पर जाते हैं, ड्राई पाउडर्स, ब्लैक कलर के। बट यहाँ पर आपको पाउडर नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मड। दैट्स व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज रेयर नेचुरल वंडर। Mud bubbling out due to natural underground gases and pressure। बिना प्रेशर के कोई चीज बाहर तो निकलेगी नहीं। लिख लीजिएगा। ओनली मड वोल्केनो, बारतंग, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये सब पढ़े कि नहीं? तो समझ में आया किताब का काहे इंतजार कर रहे थे? कचरा चीज पढ़ना नहीं ना है, काम का चीज पढ़ना है जो एग्जाम में पूछेगा, सरकारी एग्जाम में। ओनली मड वोल्केनो, जगह का नाम याद रखिएगा। नेचुरल वंडर, रेयर फेनोमेनन इसलिए जनरली डस्ट होता है। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? मड। तो ये हमारे देश का मैप, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को अगर आप enlarge करोगे तो यहां पर आपको दिखेगा बारतंग आइलैंड्स। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज विदरिंग एंड इरोजन। पढ़ा आपने विदरिंग और इरोजन? बता सकते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? कोई भी? मैथ्स और साइंस जैसा ही हाल है। एसएसटी भी नहीं आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विदरिंग एंड इरोजन? लिखना जरा 2 लाइन। डेफिनेशन लिखो। कुछ तो पढ़ोगे यार 3 महीना में। मैंने तो 3 घंटा भी नहीं पढ़ाया अभी तक। 20 मिनट का इकोनॉमिक्स, 1 घंटा 12 मिनट का पहला लेक्चर। इकोनॉमिक्स का वीडियो देख लिया आपने? देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स वैसे ही खत्म होगा। शाम को ज्योग्राफी, दिन में इकोनॉमिक्स। एक सप्ताह में ये खत्म, अगले सप्ताह में हिस्ट्री, ऐसे ही खत्म कर देंगे सब। एक पेज पढ़ाया मैंने वो 20 मिनट में, एक पेज, सिंगल पेज। विदरिंग एंड इरोजन। डिफरेंस बिटवीन विदरिंग एंड इरोजन। डेफिनेशन लिखो, डिफरेंस छोड़ो। व्हाट डू यू मीन बाय विदरिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय इरोजन? मैं घूम के एक बार कॉपी देखूंगा।
डन। जब पत्थर अपनी ही जगह पर कहीं गया नहीं, वहीं वहीं जहाँ था शुरू में, अपने ही जगह पर टूट जाता, दैट इज कॉल्ड withering. It involves no movement. This is the key word. पत्थर था, टूट गया अपनी जगह पर। ठीक है। जब ये अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह जाएगा, कैसे जा सकता है? मान लो तेज पानी आया, लेके चला जाएगा। तेज हवा आया, वो लेके चला जाएगा। ठीक है। तो जब एक जगह से दूसरी जगह गया, कैरीड अवे, देन इट इज कॉल्ड इरोजन। इरोजन इन्वॉल्व्स व्हाट? मूवमेंट। यही है बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, डिफरेंस बिटवीन विदरिंग एंड इरोजन। तो कैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकता है? पानी, ग्लेशियर्स। ठीक है। तो जिसने पहुंचाया, दे आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ इरोजन। जिसने पहुंचाया, दे आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ इरोजन। ठीक है। तो इरोजन और वीदरिंग में बेसिक डिफरेंस क्लियर है आपको? तो पहले वीदरिंग, वीदरिंग को पढ़ना है। रॉक्स ब्रेक डाउन। आप ऐसा करना, आप कैसे लिखोगे? ठीक है। वीदरिंग का तो डायग्राम बना ही लिया होगा इधर वाले साइड में। आप बस वहां लिखना जो मैं इधर बोलूंगा। रॉक्स ब्रेक डाउन, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। तो आप लेफ्ट साइड वाला पिक्चर देखो। पत्थर था, अपनी ही जगह पर क्या हुआ है? टूटा हुआ रखा हुआ। विदरिंग क्लियर है सभी को? फोटो वाइज भी। अगला लिखो, टाइप्स ऑफ विदरिंग। पत्थर कैसे टूटेगा? टाइप्स ऑफ विदरिंग, पत्थर कैसे टूटेगा? तो सोचना कैसे है, तो मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं। हर जगह वही चीज सोचनी होगी हमें। देखना ध्यान से। तो ये है हमारा पत्थर। मान लो दिन में बहुत गर्मी हुआ। ठीक है। तो गर्मी होगा, तो पत्थर क्या होता है? एक्सपैंड। कोई भी चीज गर्मी से क्या होती है? एक्सपैंड। रात को ठंडा हो गया, अब क्या होगा?
कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा करते करते चीजें क्या हो जाती है, कमजोर। रबर बैंड को देखा है आपने, रबर बैंड को आप 50 बार एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, खत्म। एक समय ऐसा आएगा, टूट जाएगा, खींचोगे तो टूट जाएगा। तो ये प्रोसेस, यही दिमाग सब में लगाना है, तीनों टाइप्स में। तो पहला टाइप ऑफ वेदरिंग इज फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग किसकी वजह से हो सकता है, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, टेम्परेचर, फ्रॉस्ट और विंड। विंड काफी तेज है तो पत्थर को क्या करेगा, वो तोड़ देगा। आइस, आइस कैसे पत्थर को तोड़ेगा। आइस देखो, मान लो ऐसा हमारा पत्थर है, ठीक है, उसके बीच में पानी किसी तरह मान लो फंस गया और जम गया। तो जमने के बाद वो क्या होगा, एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा और पत्थर को क्या करेगा, तोड़ेगा, फंस कर। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंजेस, आइस और विंड, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फिजिकल वेदरिंग। नेक्स्ट इज केमिकल वेदरिंग। ये मतलब एकदम कॉमन सेंस वाला चीज होना चाहिए। एक केमिकल गिरेगा तो क्या होगा, रिएक्शन होगा और रिएक्शन से चीजें टूटेंगी। तो कैसे कैसे केमिकल्स गिरते हैं नेचुरली पत्थर पर, वाटर, बारिश हुआ तो पानी, हवा तो हम सब में है, और कभी कभी हवा में जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, एसिड रेन। यहां पर बस खाली ये ध्यान रखना, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपने पढ़ा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, नया प्रोडक्ट। तो जो पत्थर ओरिजिनली था उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो रॉक्स चेंज इनटू न्यू सब्सटेंसेस। तीसरा वाला इंटरेस्टिंग है, बायोलॉजिकल विदरिंग। ठीक है, तो एक कॉमन सेंस वाला चीज, पत्थर के बीच में अगर किसी तरह प्लांट का रूट्स पहुंच जाए तो रूट फैलेगा तो वो क्या करेगा, पत्थर को तोड़ देगा। प्लांट into cracks and split them apart। कुछ कुछ एनिमल्स घर भी बनाते हैं, बरोज। एनिमल्स बरो इनटू रॉक्स एंड ब्रेक देम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये छोटे इत्तू से चीजें कैसे तोड़ेंगे ये लोग, बाय प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक एसिड्स, जो कि पत्थर को क्या करेगा, तोड़ देगा। तो ध्यान से अगर देखा जाए, बायोलॉजिकल विदरिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, फिजिकल एंड केमिकल विदरिंग। ये पहला वाला पोर्शन क्या है, फोर्स लगा के पत्थर तोड़ रहे हो। लास्ट वाला क्या है, केमिकल रिलीज करके पत्थर तोड़ रहे हो। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। ध्यान रखना।
तो पढ़ जाओ एक बार, दिख रहा है, दिख रहा है। इससे छोटा तो नहीं कर पाएंगे। एक बार पूरा पढ़ जाओ। बुक में भी विदरिंग के बारे में इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, जब बुक मिलेगा तब बात कर लेंगे। नेक्स्ट इज इरोजन। तो इरोजन के लिए मैंने आपको क्या एक बेसिक डिफरेंस बताया था। इरोजन इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? मूवमेंट। डेफिनेशन: materials are borne away and carried from one place to the other. Materials are borne away. Borne away मतलब घिसना। Borne away, चप्पल घिसता है, ऐसा। Borne away and carried from one place to the another. और अगली लाइन में it involves, right, it involves movement. टाइप्स ऑफ इरोजन के नाम लिख लीजिए बस। वाटर, विंड, ग्लेशियर, कोस्टल। बड़ा डिटेल में है, बड़ा टेक्निकल है, तो थोड़ा सा दिमाग खुला रखिएगा। बहुत है, पूरा 11 वाला उठा के डाले हुए हैं ये पूरा, कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये भारी भरकम टर्म, ग्लेशियर इरोजन और कोस्टल इरोजन, ठीक है, अब देखो कितना खतरनाक टर्म सब है ना। रैपिड्स, ऑक्सबो लेक्स, लेवीज, मियांडर, alluvial fans, sandbars, sea cliffs, sea caves, stacks, arches। दिमाग खुला रखना है जब ये पढ़ाया जाएगा। मोरेन्स, लैटरल, मीडियल, सब। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ाने में, सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो
पहले जनरल सी बात करी है इन्होंने कि इरोजन का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है? ये दो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं। एक एग्जाम्पल किसके वजह का इरोजन है, पानी का। दूसरा किसका है, हवा का। तो आपसे एक सवाल किया गया है, वही फोटो जो अभी आपने देखा। नोट तो आप कर ही लेंगे किस टाइप का इरोजन है। ये कौन सा वाला है, वाटर। ये कौन सा वाला है, पेंट। उसके आगे का कहानी, हाउ आर फार्मर्स अफेक्टेड बाय इरोजन ड्यू टू वाटर एंड विंड। क्वेश्चन लिखिए। दो सवाल हैं, पानी की वजह से कैसे और हवा की वजह से कैसे। सोचिए और लिखिए। एक एक सेंटेंस कम से कम लिखिए। सिर्फ फार्मर के बारे में पूछा है आपसे, फार्मर कैसे अफेक्ट होता है। एक सेंटेंस लिखिए कम से कम। बाकी ये सब सब अपलोड हो जाएगा, है ना, टेंशन नहीं लेने का, कर देंगे अपलोड। मैं क्या करूंगा रख के। तो इसके में मत रहना कि यहाँ क्या लिखा हुआ है वो आपके कॉपी में है या नहीं, ये आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में। जैसे इकोनॉमिक्स का है वैसे ज्योग्राफी का भी है सारा। वही है, जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा वैसे वैसे अपलोड कर दूंगा मैं। कल भी यही ले आना, ठीक है, 3 4 दिन यही है ले आना, इसी को पहले खत्म करेंगे। आपके स्कूल के एग्जाम में हो सकता है ये सब आ जाए। दूसरा चैप्टर आने में भी टाइम है ना। जब तक ये खत्म ना हो जाए तब तक यही बुक लेकर आए ज्योग्राफी का, मतलब यही चलेगा। लिखा आपने, एक रूट कॉज, हवा की भी वजह से और पानी के भी वजह से क्या होता है, टॉप सॉइल जो होता है वो हमेशा चला जाता है। और टॉप सॉइल इज व्हाट, द मोस्ट फर्टाइल पार्ट। तो अगर फार्मर के पास से उसका फर्टाइल पार्ट खींच लोगे तो वो क्रॉप कहाँ ग्रो करेगा, अपने सर पर, नहीं ना। तो बेसिकली जो क्रॉप प्रोडक्शन है फार्मर के लिए वो क्या होगा, घट जाए। ये एक एग्जाम्पल हुआ। और कैसे हम इन चीजों को सोच सकते हैं, राइट साइड वाला पोर्शन पढ़ना है। राइट साइड वाला पोर्शन, सिर्फ रीड करना है, लिखना क्या हो मैं बता दूंगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं वाटर वाला, फालतू। तो हमारे दिमाग में एक बस और बस क्या आता है, ऊपर का फर्टाइल सॉइल चला गया। एक बात बताओ, ऐसा अगर बन जाए पानी के बहने से, अगर नॉर्मली अगर हम देखें, नॉर्मली मिट्टी में क्या होता है, दरार बन जाता है ना पानी के बहने से। तो ये जब दरार अगर मिट्टी में बह बढ़ गया तो क्या वहां पर आप फार्मिंग अच्छे से कर सकते हो, नहीं ना। तो दो चीजें आप लिखना यहाँ पर, ये तो आप आंसर कर लोगे। वाटर लिख लेना और वाटर में ये लिख लेना, टॉप साइल इज वॉश्ड अवे। उसके आगे कहानी खुद लिख लेना। इसी से रिलेटेड दूसरा वाला पॉइंट है जो हम नहीं लिखेंगे। टॉप सॉइल का मतलब क्या चला गया,
फर्टिलिटी चली गई, फर्टिलिटी का मतलब क्या चला गया, न्यूट्रिएंट चला गया, ठीक है। ये नया है, फार्म लैंड बिकम्स व्हाट, अनइवन, फार्मिंग बिकम्स डिफिकल्ट, अनइवन, उबड़ खाबड़ वैसा। 2 पॉइंट्स वाटर के अंदर कैसे खराब करेगा, हवा, ये तो कॉमन है दोनों में। नया क्या है, ये जो भी नए सीड्स और प्लांट्स लगे होंगे सब कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बस और बस किसका हुआ, फार्मर का। फार्मर का अलग से क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आपको भी अलग से आंसर आना चाहिए लिखने के लिए ना। इसके पहले आप बुक ये पढ़ाने का कोशिश किया है कि बस और बस फार्मर ही नहीं है, बहुत लोग इरोजन से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अफेक्टेड बाय इरोजन। ठीक है, तो आप इस बार क्या करेंगे, ऐसा एक टेबल बना लेंगे, आ गया, ठीक है। इधर में हम लिखेंगे ग्रुप, और इधर लिखेंगे कैसे अफेक्टेड होते हैं, हाउ, क्योंकि पूरा किताब नहीं छापना है, कीवर्ड्स लिखना है। तो ग्रुप एंड हाउ दे आर अफेक्टेड। तो पहला ग्रुप तो हमने पढ़ लिया, क्या है वो, फार्मर्स का। पहला ग्रुप किसका है, फार्मर्स का। तो हाउ दे आर अफेक्टेड, उनके जमीन की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो वो आप लिख लेना। सेकेंड ग्रुप इज दोज लिविंग नियर रिवर्स। क्या होगा, कॉमन सेंस क्या बोलता है, रिवर का बहाव अगर तेज हुआ, तो अगर घर वर रिवर के नजदीक में है तो वो बहाव के कट में होकर क्या होगा, चला जाएगा। तो रिवर के ब्रैकेट में यहां लिखना, रिवर जो आपने यहां पर लिखा, लिविंग नियर रिवर, वॉश अवे, उससे सब याद आ जाएगा। वॉश अवे का मतलब समझे आप, सब कुछ खत्म, रोड, सड़क, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, घर, सब खत्म। नेक्स्ट ग्रुप इज कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, तो माइनिंग करने के लिए हमने ऑलरेडी वो
सुरंग और गुफा बना रखा है, ऊपर से अगर और इरोजन हो जाए, क्या होगा वो? डीस्टेबलाइज हो जाएगा। इरोजन डीस्टेबलाइजेस द एरिया। मैं आपको ये समझाता हूं। डीस्टेबलाइजेस द एरिया। ठीक है, तो देखना ध्यान से, कहीं जगह रहे तो वहां पर। तो जैसे मान लो अंडरग्राउंड माइनिंग हो रहा है, तो अंडरग्राउंड माइनिंग अगर हो रहा है तो ऊपर पर तो पूरा सरफेस होगा, मिट्टी वगैरह होगा ऊपर, और कोयला कहाँ से निकल रहा होगा? अंदर से। तो अंदर से जब आप कोयला निकाल रहे होगे तो इन पिलर्स पर ये बना होगा, तभी ना अंदर घुस के कोयला निकालोगे आप। ना, से फॉर एग्जाम्पल बहुत बरसात हुई, पानी घुसा अंदर, पानी के घुसने से व्हाट विल हैपन? यहाँ जो जमीन थी, जमीन कितना कंक्रीट करोगे? 5 फीट, 10 फीट, कहीं ना कहीं तो सॉइल होगा। ठीक है, तो पानी अंदर घुस के उस सॉइल को क्या करेगा? ले जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा? खोखला। खोखला हो गया तो ये सीधे नीचे, लीड्स टू व्हाट? कोलैप्स, ऊपर से गिरता है ये। इसीलिए क्या लिखा हमने? डीस्टेबलाइजेस द एरिया। एकदम बस कीवर्ड लिख रहे हैं, काम की चीज। लास्ट, टूरिज्म एंड फिशिंग सेक्टर। टूरिज्म एंड फिशिंग सेक्टर। ठीक है, अब ये समझने वाला चीज है कि इरोजन से टूरिज्म सेक्टर को क्या लेना देना। से फॉर एग्जांपल बीच, बीच पर अगर चीजें इरोड होकर चली गई, वहां की जब ब्यूटिफिकेशन है वो जब खत्म हो गया, तो लोग जाना चाहेंगे वहां पर। टूरिज्म सेक्टर विल गेट व्हाट? अफेक्टेड। फिशिंग सेक्टर कैसे अफेक्ट होगा? पानी पूरा पूरा मलबा बहकर, इरोजन का पूरा मलबा बहकर रिवर में चला जाए, तो क्या वहां पर आप फिशिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। दिस इज हाउ टूरिज्म एंड फिशिंग सेक्टर गेट्स अफेक्टेड। तो एक लाइन लिख लेना, डिस्ट्रक्शन। तो फिशिंग के लिए किस चीज का डिस्ट्रक्शन? रिवर का डिस्ट्रक्शन। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए किस चीज का डिस्ट्रक्शन? बीचेस का डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन, या पूरा लिखना, पूरा लिख लो, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीचेस एंड रिवर्स। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस सेक्शंस, वेरियस सेक्टर्स व्हिच गेट्स अफेक्टेड बाय इरोजन। ये कुछ ही हैं, सारे के सारे सेक्टर्स इरोजन से अफेक्ट होते हैं। आपके बुक में 3-4 दे रखे हैं, तो हमने 3-4 यहाँ पर मार्क किए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट थिंग इरोजन के बारे में और, यहां पर मान लो अगर इरोजन हुआ तो यहां से मटेरियल गायब होगा, कहीं ना कहीं जाके तो डिपॉजिट होगा ना बेटा। ये समझ में आता है? तो जहां डिपॉजिट हुआ वहां क्या बनेगा? न्यू स्ट्रक्चर। और जहां पहले से स्ट्रक्चर था उसको क्या करेगा? इरोजन के बारे में बोला जाता है ये दोनों काम करता है, नया स्ट्रक्चर भी बनाता है और पुराने स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय भी करता है। लिख लेना एक वर्ड, इट कैन बोथ क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय फीचर्स ऑन अ सरफेस। दोनों कर सकता है। इरोजन, erosion can both create and destroy features on Earth's surface.
ठीक है, पेज पलट लो, कोई डाउट हो तो बताओ, तो आप जा सकते हो। कोशिश करेंगे जुलाई तक आपका वो पूरा ऑटो चैप्टर उधर रहेगा। हाँ, कोशिश करेंगे पूरा किताब। मैंने कोशिश किया तो कर ही दूंगा मैं। कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि आपकी स्पीड किस हिसाब से आप समझोगे नहीं समझोगे। आप समझोगे नहीं समझोगे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे समझाना है। बाकी आपकी मर्जी है। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो आप जा सकते हो।